नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, आज हम लोग भैया पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था भैया कि आदिकाल का नामकरण देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे भैया आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। हमारा शीर्षक होगा आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। अगर आदिकाल की प्रमुख रचनाओं का नाम लिया जाए भैया तो सबसे पहला जो ग्रंथ मतलब महाकाव्य की बात अगर कही जाए, ठीक, प्रथम कवि किसको माना गया था? सरापा को। सरापा इनकी रचना है भैया दोहा कोश। दोहा कोश। अच्छा, इसे सरापा को प्रथम कवि माना किसने? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को प्रथम कवि माना है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भैया चंदबरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि माना है और इन्होंने इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को इन्होंने क्या माना भैया? चंदबरदाई को प्रथम महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाग्रंथ माना, यानी महाकाव्य माना भैया। ठीक। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछे पृथ्वीराज रासो को लिखा तो चंदबरदाई ने, लेकिन पूरा कौन किया था? तो चंदबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी लेकर चला गया था तो माना जाता है कि इन्होंने क्या किया था भैया, चंदबरदाई ने अपने पुत्र जल्हड़ को बुलाया और पुस्तक उन्हीं के हाथ में दे दिया। कहा जाता है कि पुस्तक जल्हड़ हाथ दे गजनी चलन रिपकाज। पुस्तक को जल्हड़ के हाथ में दे दिया और ये राजा पृथ्वीराज के कार्यवश चले जाते हैं कहाँ? गजनी। और वहाँ पहुँचते हैं। फिर बाद में उल्लेख मिलता है, किसी दिन चर्चा हम आपसे करेंगे जब मैं विस्तृत क्लास लूँगा तो आपसे चर्चा करूँगा भैया। एक एक ग्रंथ के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। वहाँ मिलता है, जाते हैं, उल्लेख करते हैं, 4 बास 64 गज अंगुल अष्ट सुधान, ता ऊपर गजनी बैठो मत चुको चौहान। यानी पृथ्वीराज और चंदबरदाई दोनों लोग भैया बहुत घनिष्ठ मित्र थे और ऐसा माना जाता है दोनों लोग एक ही दिन मरे थे, एक ही दिन इन दोनों का जन्म भी हुआ था। ठीक, चलिए। अच्छा, अगर इसके आगे की बात की जाए भैया तो दलपति विजय, अगले कवि आते हैं दलपति विजय। ये कौन थे भैया? दलपति विजय थे और इनकी रचना का नाम था खुमाड़ रासो। यानी खुमाड़ रासो की रचना कौन किया था? दलपति विजय ने किया था। इनकी रचना का नाम था खुमाड़ रासो। इनके बाद एक और कवि आते हैं नरपति नाल। और नरपति नाल की रचना थी भैया बीसल देव रासो। रासो में राजा बीसल देव की घटना का वर्णन है। ये अपनी पत्नी से रूठ के चले जाते हैं और 12 साल वापस आते हैं। यह एक विरह गीत काव्य भी है, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछेगा तो बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। इसी में शायद 12 मासा का सबसे पहले वर्णन भी किया गया था। ठीक, चलिए अगले कवि की बात करेगा भैया तो अगले कवि हैं सारंगधर। और सारंगधर की बहुत प्रसिद्ध रचना भैया हम्मीर रासो। अगर आपसे पूछता है हम्मीर रासो किसकी रचना है तो हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। ठीक, चलिए। अच्छा, आगे की बात करते भैया। अगले कवि में आते हैं आपके विद्यापति। इनकी रचना का नाम था भैया कीर्तिलता। कीर्ति पताका,
और पदावली। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई भैया, ये मैथिली भाषा में लिखी गई थी और इसी के आधार पर विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, मैथिल कोकिल कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी जैसे इस बार की बात छोड़ दी, अगली बार की बात करें, बीएड एंट्रेंस में खुद पूछ लिया था भैया कि जौनपुर शहर का वर्णन या कीर्तिलता में किस शहर का वर्णन किया गया था, ऐसे पूछा था। तो भैया कीर्तिलता में जौनपुर शहर का वर्णन किया गया है, यानी यहाँ पर राजा कीर्ति सिंह थे। राजा कीर्ति सिंह के भाई भोज थे ना, लेकिन भोज मुख्य राजा थे, उनके छोटे भाई कीर्ति सिंह थे। उनके साथ कौन आया था, जौनपुर की राजा की सहायता करने के लिए कौन आया था भैया, विद्यापति जी एक कवि के रूप में आए थे। इन्होंने जौनपुर का मनोरम दृश्य देखा और इन्होंने कीर्तिलता में ही क्या किया था, जौनपुर के गोमती नदी का वर्णन किया था। ठीक, यानी जौनपुर की गोमती नदी का वर्णन इन्होंने किया था भैया। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, तो कीर्तिलता में किया गया। अगले कवि की बात अगर हम करते हैं भैया, तो अगले कवि में आते हैं भट्ट केदार। भट्ट केदार, भट्ट केदार की बात करें तो इनकी रचना भैया जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश। अब जयचंद को आप जानते होंगे, पृथ्वीराज के मम्मा का लड़का जयचंद और मम्मा इनके बुआ का लड़के पृथ्वीराज। ठीक, चलिए भैया अगले कवि की बात करेंगे, तो अगले कवि में आते हैं मधुकर कवि। मधुकर कवि, और मधुकर कवि की रचना की बात करेंगे तो इनकी रचना थी भैया जयमयंक जसचंद्रिका। ध्यान दीजिएगा, अभी हम जब आपके भक्ति काल में पहुंचेंगे ना, तो भक्ति काल और रीतिकाल के मध्यवर्ती कवि माने जाते हैं भैया केशवदास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और उनकी रचना है जहांगीर जसचंद्रिका। अभी ये जयमयंक जसचंद्रिका है और उनकी रचना है भैया जहांगीर जसचंद्रिका। अच्छा, एक कवि और आते भैया इन्हीं के बाद, जिनका नाम था भैया अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान की रचना है भैया संदेश रासक। अगर आपसे पूछता है संदेश रासक किसकी रचना है, तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक, चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पुनः आगे हम चलते हैं। ठीक, हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगले कवि को हम देखते हैं। ठीक, यानी एक एक करके आप याद कर लीजिएगा इसको। अगले कवि की बात अगर हम करें भैया, तो अगले कवि में आते हैं आपके भैया अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की रचना आप लोग जानते हैं भैया, इनकी रचना है नजर-ए-हिंद। नजर-ए-हिंद, इन्हीं की रचना है भैया पहेलियां, और इन्हीं की रचना है मुकरियां, और इन्हीं की रचना है दो सुखने। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, अमीर खुसरो को भैया तोता ए हिंद कहा जाता है ना,
यानी ये हिंदुस्तान की भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे, हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। अच्छा, दूसरी चीज़, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया। अच्छा, इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ प्रसिद्ध भी हैं भैया, 2 सुखने प्रसिद्ध है। एक किसके शिष्य थे तो ध्यान दीजिएगा, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और बहुत बड़े गुरुभक्त भी थे। इन्होंने कहा था जब इनके गुरु मर गए तो इन्होंने कहा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अच्छा, इतने ने इन्होंने कहा था कि हमारे गुरुजी तो मर गए, लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे वहीं दफनाया जाए जहां मेरे गुरुजी हों। अच्छा, और उनके चरण के पास मुझे दफनाया जाए। तो याद रखिएगा, दिल्ली में जहां निजामुद्दीन औलिया को दफनाया गया था भैया, उन्हीं के चरण के पास आज भी आप जाएंगे देखेंगे। अब स्थान का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, आप पता कर लीजिएगा। अच्छा, स्थान के नाम के बारे में मुझे नहीं पता, वहाँ है लेकिन ध्यान नहीं दिए। लेकिन वहीं पर उनके चरण, निजामुद्दीन औलिया के चरण के पास ही क्या हुआ था भैया, अमीर खुसरो जी का दरबार बनाया गया और वहीं इनको दफनाया गया था। ठीक, चलिए भैया। अच्छा, एक कवि और अभी आपके बचे हुए हैं जिनका नाम था भैया जगनिक। जगनिक और जगनिक की रचना भैया परमाल रासो। परमाल रासो, ध्यान दीजिएगा, राजा परमार के 2 दरबारी कवि थे, एक का नाम था आल्हा और एक का नाम था उदल। ये दोनों सगे भाई थे भैया, और इन दोनों ने राजा परमार की इतनी जद्दोजहद से सेवा किया कि अंत में भैया परमाल रासो का नाम बदल कर, इसमें इन लोगों का वर्णन ज़्यादा कर दिया गया और अंत में इसका नाम बदल कर क्या लिख दिएगा भैया, आल्हा खंड। ध्यान दीजिएगा, परमाल रासो ही किसके नाम से प्रसिद्ध है, आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। और आपका सावन चल रहा है, सावन में आल्हा बहुत अच्छा से गाया जाता है भैया, और आल्हा गाने वाले को अलहैद कहते हैं। इनका पहनावा जो होता है वो राजाओं की तरह होता है। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर अगले टर्न में हम आप लोगों से, तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।